नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आपकी बात मध्य प्रदेश और मैं हूं अभिलाष मिश्रा। आज हमारे साथ एक खास मेहमान मौजूद हैं। बहुत स्वागत करता हूं संजीव जी आपका। हमारे साथ सेज ग्रुप के सीएमडी, शिक्षाविद और बहुत सारे कामों के साथ साथ इनकी जो बड़ी पहचान है वो है एक बहुत अच्छी और ऐसी शख्सियत की जिसने शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो या एंटरप्रेन्योरशिप हो, तमाम चीजों में एक ऐसा मुकाम हासिल किया है जो मध्य प्रदेश या देश में किसी पहचान का मोहताज नहीं है। और आज संजीव जी को हमने क्यों तकलीफ दी है वो आपको बता दें। दरअसल हम चाहते हैं कि आज बात हो शिक्षा की, क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र में मध्य प्रदेश में क्रांति लाने वाले संजीव जी अगर हमारे साथ हैं तो फिर हमारा फर्ज है कि उस पर हम उनसे जरूर बात करें। आज हम बात करेंगे उनसे कि शिक्षा को लेकर के जिस तरह से बाजारीकरण हो रहा है उसके बाद भी रोजगार का निर्माण क्यों नहीं हो पा रहा। चाहे वो सरकार हो या हमारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज करोड़ों अरबों रुपए इसमें लगा रही हैं, लेकिन फिर भी युवा निराश क्यों हैं। कठिन सवालों का जवाब देने की हिम्मत बहुत कम लोगों में होती है। संजीव जी ने हमारा आग्रह स्वीकार किया, उसके लिए मैं शुक्रिया करता हूं और इस डिबेट को शुरू करता हूं, क्योंकि हम करने जा रहे हैं आपकी बात। तो सबसे पहले संजीव जी हम छात्रों की परेशानी समझ लेते हैं, सुन लेते हैं कि आखिर वो क्या चाहते हैं और उनको क्या शिकायतें हैं हमारे एजुकेशन सिस्टम से। सबसे पहले वो सुनते हैं। मध्य प्रदेश में शिक्षा का स्तर बहुत नीचे गिरता जा रहा है। सरकार को उचित कदम उठाना चाहिए, नहीं तो बेरोजगारी दिन पर दिन बढ़ती जाएगी और बेरोजगार बढ़ते जाएंगे। तो सरकार को इनके लिए कुछ नियम कानून बनाना चाहिए जिससे शिक्षा का स्तर ऊंचा उठे। भारत में शिक्षा को लेकर गुणवत्ता काफ़ी कम होती जा रही है और शिक्षण संस्थानों की बात करें तो उनके लाखों रुपए की फीस के कारण ही कर्ज लेना पड़ता है। साथ ही बात करें तो बेरोजगारी की, तो युवाओं की संख्या बढ़ने के कारण बेरोजगारी कई गुना बढ़ चुकी है। इसके लिए सरकार को उचित कदम उठाने की आवश्यकता है। वहीं कांग्रेस आरोप लगा रही है कि जानबूझ करके ज्यादा से ज्यादा जो है वो यूनिवर्सिटीज को सरकार मदद कर रही है और जानबूझ करके सरकारी एजुकेशन सिस्टम को बैठा रही है। उधर बीजेपी कह रही है कि शिक्षा में जो जो हमने किया वो इससे पहले कभी नहीं हुआ, अभूतपूर्व था। सुनिए। में शालेय शिक्षा की हालत सबसे ज़्यादा खराब है। 60 लाख ड्रॉप आउट रेट्स हैं। जब 60 लाख बच्चे स्कूलों से ही बाहर हो रहे हैं तो अब आप सोचिए उच्च शिक्षा लेने कौन पहुंच रहा होगा। मध्य प्रदेश में क्या उल्लेखनीय योगदान है आज तकनीकी नवाचारों में? शून्य। यहाँ तो सिर्फ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ का बोलबाला है, उनके हिसाब से नीतियाँ बनती हैं और वहाँ आप जितना पैसा दोगे उसको उस हिसाब की आपको डिग्री मिल जाएगी। आप हालत तो देखिए, 25,000 शैक्षणिक पद उच्च शिक्षा में खाली हैं। बच्चों को कौन पढ़ा रहा है? कोई नहीं पढ़ा रहा। बस चिंता इस बात की है कि आरएसएस का आदमी कैसे कुलपति और कुलगुरु बन के बैठ जाए, इसके अलावा कोई चिंता नहीं। ये सब बातें वो कांग्रेस कर रही है जिसने मध्य प्रदेश को बीमारू राज्य बना दिया था, जिसके कालखंड के अंदर मध्य प्रदेश से उच्च शिक्षा और शिक्षा व्यवस्था की पूरी स्थिति बहुत ही लचर हो चुकी थी। आज माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी के सुशासन में और डबल इंजन की सरकार में शिक्षा का स्तर बढ़ा है। मोहन यादव जी के नेतृत्व में सर्वस्पर्शी सर्वसमावेशी विकास की ओर मध्य प्रदेश बढ़ रहा है। अगर कहीं छोटे मोटे कोई मामले होते हैं तो उनको लेकर के कांग्रेस इतना बड़ा बखेड़ा खड़ा नहीं है, नीति नहीं है, नियत नहीं है। तो कोई भी सब्जेक्ट ला करके सिर्फ आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करना, मुझे लगता है कि ये कांग्रेस को स्वयं को ही आत्ममंथन करने का विषय है। और आइए अब देखते हैं आज के सवाल क्या है। सवाल लेकर आ रहे हैं आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। ये रहे सवाल आपके सामने। एमपी में उच्च शिक्षा कितनी कामयाब? क्या कॉलेज पूरा कर पा रहे रोजगार के ख्वाब? संसाधन शिक्षक की कमी कब होगी पूरी? हजारों करोड़ बजट के बाद भी उम्मीदें क्यों अधूरी? कांग्रेस बोली शिक्षा के नाम पर युवाओं से हो रहा खिलवाड़। बीजेपी बोली हमने खोले कौशल विकास के द्वार। क्या शिक्षा के नाम पर सज रहे हैं सिर्फ बाजार? क्यों नहीं मिल पा रहा युवाओं को रोजगार? चलिए ठीक है, हम सीधे रुक करेंगे अपने खास मेहमानों का। मेरे साथ जो खास मेहमान जुड़े हैं मैं अपने दर्शकों को पहले मिलवा चुका हूं। हमारे सीएमडी सेज ग्रुप से संजीव अग्रवाल जी, बहुत स्वागत करूंगा मैं। जेपी मूलचंदानी जी बीजेपी से वरिष्ठ नेता प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े, उनका मैं स्वागत करूंगा। और विवेक त्रिपाठी प्रवक्ता कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े, उनका भी बहुत स्वागत करता हूं। तो सबसे पहले मैं इस पूरे मामले पर संजीव जी आपके पास आता हूं। संजीव जी, मुझे ये बताइए कि
इतना पैसा खर्च हो रहा है। पहले हम देखते थे, आप जिस एजुकेशन सिस्टम से पढ़कर आए और आपने इतना बड़ा इतिहास रच दिया, वो संसाधन भले ही कम थे लेकिन वहां से क्वालिटी एजुकेशन होती थी, वहां से क्वालिटी हमारे युवा निकलते थे। आज कहां आपको कमी लग रही है सर? सर, आपने जो बोला मैं बिल्कुल उससे सहमत नहीं हूँ जी। अब बहुत अपर लेवल की एजुकेशन हो रही है, अपर लेवल का एक इंटेलेक्चुअल चीज़ें आ गई, अपर लेवल का स्किल आ गया है। हम लोग पढ़े थे, मुझे याद है अकबर महान है, ये फार्मूला याद कर लो, ये कर लो, घोटते थे और जाकर टोप के आते थे और जीत जाते थे। मतलब हम उस पर आईक्यू लगाते ही नहीं थे, बस रट टू मास्टर थे। अब जब से 2020 के बाद से नई एजुकेशन पॉलिसी आई है, उससे चीज़ें एकदम बदल गई हैं। अब इंडस्ट्री से इंटरेक्शन हो रहा है, जैसे हमारी सेज यूनिवर्सिटी है जी, मैं वहाँ पर मतलब रटाने का तो मन ही है, मैं तो उनका आईक्यू डेवलप कर रहे हैं ईक्यू के साथ और एसक्यू के साथ, मतलब इंटेलेक्चुअल लेवल भी और स्पिरिचुअल लेवल भी, तीनों का डेवलपमेंट संपूर्ण विकास करने की कोशिश करी जा रही है। मैं पढ़ा, मैं भी इंजीनियर बना, मेरी बड़ी बेटी शिवानी उसी एमएससीटी से पढ़ी, परंतु उसका प्रारूप अलग था, वो अलग सोच। फिर वो अमेरिका चली गई, यूसीएलए से पढ़ी, वहाँ मैनेजमेंट करा, वहाँ का और प्रारूप अलग था। अब हम भी वो एडॉप्ट कर रहे हैं स्किल डेवलपमेंट में। मैं बीजेपी कांग्रेस नहीं कर रहा हूँ, मैं तो ये कुछ विषय ऐसे होते हैं, शिक्षा सरस्वती का काम सबको छोड़ देना चाहिए साहब। इस पर कहाँ राजनीति करना है साले, राजनीति के लिए चीज़ ही नहीं है ये तो, मतलब सबके बच्चे हैं, कोई अपोजिशन पार्टी के बच्चे नहीं है क्या, उनके बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा है। तो हमें तो बहुत फोकस करके अच्छा इंसान बनाने की कोशिश करनी चाहिए, और जो बहुत अच्छे से हो रही है, मतलब भले डबल इंजन सरकार है, सिंगल इंजन, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, परंतु जो हो रहा है वो बहुत अच्छा हो रहा है। चलिए, इस पूरे मामले पर बातचीत करने के लिए अब रुक करूंगा मैं विवेक जी का, हमारे साथ जुड़ गए। विवेक जी, देखिए, कहा जा रहा है कि जानबूझ करके कांग्रेस कह रही है कि हमारे सिस्टम को, सरकारी एजुकेशन सिस्टम को जो है वो कमजोर किया जा रहा है। पर जब हम रिकॉर्ड्स की बात करते हैं तो यूनिवर्सिटीज ज्यादा हैं, एम्स ज्यादा हैं, आईआईटीज ज्यादा हैं, वो ऑन पेपर वो दावे अलग होते हैं। पर मुझे ये बताइए कि कहां आपको लगता है कि सरकार अपनी तरफ से कमी रख रही है? क्योंकि हमने देखा है कि तमाम नवाचार जो हो सकते थे वो हुए, न्यू एजुकेशन पॉलिसी लॉन्च हुई, हिंदी में पाठ्यक्रम शुरू किए गए, बहुत सारी कोशिशें कर रही है सरकार। देखिए अभिलाष जी, जितनी भी कोशिशें कर रही है सरकार, ये सभी कागजों पे है। ये मध्य प्रदेश का दुर्भाग्य है कि यहाँ पे शासकीय मेडिकल कॉलेज की मान्यता, गजराज मेडिकल कॉलेज की मैं बात कर रहा हूँ, शासकीय मेडिकल कॉलेज की मान्यता चली जाती है। छात्र जो उसमें प्रवेश लेते हैं वो सड़कों पर उतर के धरना प्रदर्शन के अलावा कुछ नहीं कर पाते। मध्य प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था की ये स्थिति है कि नर्सिंग के छात्र 3-3 साल पढ़ाई करते रहते हैं पर फर्स्ट ईयर की परीक्षा नहीं होती। मध्य प्रदेश में नर्सिंग का घोटाला व्यापक महाघोटाले से भी बड़ा घोटाला है। उस घोटाले को दबाने के लिए, उसका ध्यान भटकाने के लिए ढोल धमाकों के साथ मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार हिंदी में एमबीबीएस कराना चाहती है, हिंदी में एमबीबीएस कराने की तैयारी करती है। ना आपके पास पाठ्यक्रम है, ना आपके पास किताबें हैं, ना आपके पास शिक्षक हैं, सारी योजनाएं हवा में है। सिर्फ लोकप्रियता पाने के लिए इस प्रकार से प्रोपेगेंडे अपनाए जाते हैं, जिसका सीधा खामियाजा मध्य प्रदेश के भोले भाले छात्रों को भुगतना पड़ता है। शासकीय यूनिवर्सिटी को तालाबंदी की कगार पे लाके खड़ा कर दिया है। वहां पे फैकल्टीज नहीं है, वहां पे स्टाफ नहीं है, वहां पे जरूरत की चीजें नहीं है, प्रयोगशालाएं नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। वहां पे पढ़ने वाला जो गरीब छात्र है, जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी की मोटी फीस नहीं दे सकता, जो सस्ते में शिक्षा अर्जित करना चाहता है, जो मेहनत परिश्रम करना चाहता है, उसके लिए माहौल ही नहीं है। आज प्राइवेट यूनिवर्सिटीज इतनी ज्यादा बढ़ गई हैं जो मनमानी फीस वसूलती हैं। शासकीय विश्वविद्यालय में एडमिशन की एक प्रक्रिया होती है, अगस्त के बाद में एडमिशन नहीं ले सकते। आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जाइए, साल भर एडमिशन चल रहा है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी की आप बात कर रहे हैं, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के लिए फैकल्टीज कहाँ है, सिलेबस कहाँ है? आपने किसी भी प्रयोग को शुरू किया तो उसकी तैयारी तो कर लीजिए। जिस तरीके से आपने नोटबंदी देश के ऊपर थोप दी थी, नए नोट आपके पास नहीं थे, नए नोट थे तो एटीएम में वो सुविधाएं नहीं थी, जनता परेशान हो गई, एटीएम की लाइन में लगी हुई थी। इसी प्रकार से मध्य प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था भी चल रही है। यहाँ पे बहुत कमी है, यहाँ पे अच्छे शिक्षकों की कमी है, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, और जैसे से अगर आप शिक्षा पूरी भी कर ले तो रोजगार की कमी है। आज मध्य प्रदेश का दुर्भाग्य है कि मध्य प्रदेश के छात्रों को अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए अन्य राज्यों की तरफ पलायन करना पड़ता है। मध्य प्रदेश में रोजगार का कोई अवसर नहीं है। मध्य प्रदेश का छात्र दिल्ली मुंबई जाकर अपने परिवार का जैसे तैसे भरण पोषण कर रहा है।
ठीक है, जेपी मूलचंदानी जी, मूल सवाल आपसे ले लेते हैं। मूलचंदानी जी, मैं आपसे यह जानना चाहूंगा, क्या हमारी जो शिक्षा व्यवस्था है वो रोजगार उन्मुख है? क्योंकि आरोप ये लगते हैं कि बीजेपी सरकार आई तो उसने बेरोजगारों का आंकड़ा देना बंद कर दिया। अब हम आंख बंद कर लेंगे तो सच्चाई तो छिप नहीं जाएगी। बेरोजगारों का आंकड़ा तो देना चाहिए था, वो बंद हो गया। राष्ट्रीय स्तर पर पहले घोषित होता था, वो बंद हो गया। फिर आप लोगों ने बेरोजगारों को कहा हम बेरोजगार नहीं कहेंगे, हमें आपने एक नया नाम उन्हें दे दिया। इस तरह के बहुत सारे काम किए गए, लेकिन क्या वाकई में हमारा एजुकेशन सिस्टम वो डिलीवर कर रहा है जो मार्केट की रिक्वायरमेंट है? और अगर ऐसा हो रहा है तो फिर इतना ज्यादा ब्रेन ड्रेन मध्य प्रदेश से क्यों हो रहा है? मैं देखता हूं, चाहे वो आईटी हो, चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो हेल्थ हो, इस सेक्टर में बहुत बड़े बड़े नाम इस वक्त देश और दुनिया में जो हैं वो मध्य प्रदेश से निकलकर बाहर जा रहे हैं। उनके पास वही स्थिति है जो देश में हमारे संसाधन नहीं है, अवसर नहीं है, तो लोग बाहर जा रहे हैं। सेम विथ मध्य प्रदेश, ऐसा क्यों? देखिए अभिलाष जी, सबसे पहले तो आपने इतना अच्छा विषय आज लिया, उसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। बहुत शुक्रिया। और मेरे कांग्रेसी मित्र को ये जरूर कहूंगा मैं आज कि हर चीज को राजनीतिक चश्मे से नहीं देखना चाहिए। और हम मध्य प्रदेश की अगर बात कर रहे हैं तो मध्य प्रदेश में जो एक्चुअल काम सरकार ने किए उसको स्वीकार भी करना चाहिए, उसको बोलना भी चाहिए। उसमें अगर कुछ कमी पेशी है तो उसके लिए सुझाव भी देना चाहिए, क्योंकि हम एक बीमारू प्रदेश जो हमको मिला था वो आज एक विकसित मध्य प्रदेश बन चुका है। मध्य प्रदेश में उच्च शिक्षा का जो ढांचा है वो तेजी से बढ़ा है। पहले हम बात करें, आज 70 से अधिक यूनिवर्सिटी, 70 से अधिक यूनिवर्सिटी है, जिसमें 2600 से अधिक कॉलेज है। हम आज की बात कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में आप देख लीजिए आईआईटी हो, आईआईएम हो, निजी संस्थान हो, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, ये सभी चीजें काम कर रही है। नई शिक्षा नीति के लिए मध्य प्रदेश सरकार कटिबद्ध है और वो निश्चित रूप से नवाचार करती है। आपने देखा होगा एनईपी 2020 को उन्होंने लागू करा, जिसमें वोकेशनल कोर्स आए। कांग्रेस की जब सरकार थी, अब मैं ये विषय को लाना नहीं चाहता था, पर मेरे कांग्रेसी मित्र ने ये सवाल खड़ा किया है तो जवाब देना बहुत जरूरी हो जाता है। इनके समय में कॉलेजों की संख्या क्या थी? केवल 5 मेडिकल कॉलेज थे, इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, रीवा, जबलपुर। आज हमारे जो 30 से ज्यादा मेडिकल कॉलेज हैं, जिसमें लगभग आप ये देखिए छात्रों की संख्या देखें, मैं आंकड़ों की बात करूं इनके सामने तो आंकड़े करीब 4500 सीटें डॉक्टरों की आज निकल रही है। ऐसे कि ऐसे ही हम इंजीनियरिंग की बात करें, हम सीए की बात करें, प्रोफेशनल कोर्सों की बात करें, सारे कोर्स टेक्निकल रूप से बढ़ रहे हैं। मेरे जो मित्र हैं, मैं कहूं कि शिक्षाविद जो हमारे साथ बैठे हैं सेज यूनिवर्सिटी के, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने कही कि जो एजुकेशन था उसका पहले जो पैमाना था, जो उसका पैरामीटर था वो बहुत अलग था और आज का जो पैरामीटर है वो बहुत अलग है। इसमें कांग्रेस और बीजेपी की राजनीति नहीं होना चाहिए, क्योंकि आज उनके भी बच्चे मध्य प्रदेश में पढ़ रहे हैं, मेरे भी बच्चे पढ़ रहे हैं, और हम डिबेट में जितने लोग बोल रहे हैं और जो लोग सुन रहे हैं वो सारे के सारे लोगों के बच्चे यहाँ पे पढ़ रहे हैं। आप देखिए, मेडिकल कॉलेज की बात करूं, मैं इंजीनियरिंग की बात करूं, मैं टेक्निकल कोर्सेज की बात करूं, मैं मीडिया कोर्सेज की बात करूं, मैं आईआईटी की बात करूं, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट की बात करूं, मैं एमबीए की बात करूं, मैं बीबीए की बात करूं। पहले क्या था? पहले केवल था बीए, बीकॉम और बीएससी। इन 3 कोर्सों के अलावा कोई कोर्स जो है माता पिता सोचते ही नहीं थे, और उसमें स्कूल जाते थे, रट्टा लगा के आते थे, एग्जाम देके 33%, 35%, 50%, 60%, इसमें बच्चा आके बाहर हो जाता था। परंतु आज बच्चों में जो कंपटीशन है, मैं बताऊं आपको, 90 के ऊपर सोचता है, ठीक है, टेक्निकल सोचता है वो। चलिए, मैं आऊंगा आपके पास इस सवाल को लेकर के भी, आपका जो जवाब है उसको लेकर के एक सवाल, काउंटर क्वेश्चन मेरे दिमाग में है, लेकिन अगले राउंड में आपके पास आता हूं। सजीव सर, आपसे मैं ये जानना चाहूंगा, ये जो कहा जाता है चाहे वो हेल्थ हो प्रदेश में या फिर एजुकेशन, ये दरअसल संभाल बहुत हद तक रखी है प्राइवेट सेक्टर ने। क्या आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं? एक छोटा सा डेटा मैं दे रहा हूं, ये डेटा मेरी स्क्रीन पर भी चलेगा। अप्रैल 2026 में मध्य प्रदेश की स्थिति बता देता हूं। यहां पर प्राचार्य के उच्च शिक्षा विभाग में, यानी कि जो प्रिंसिपल है, उनके 568 पद स्वीकृत थे, 16 पर स्थायी नियुक्ति है। 568 में से 16 पर, मूलचंदानी जी ध्यान रखिएगा, कितने पर? 16 पर स्थायी नियुक्ति, बाकी सब प्रभार में चल रहे हैं। स्वीकृत शैक्षणिक पद 15,000 हैं, खाली पद 9,000 से ऊपर हैं। खाली पद कितने हैं? 15,000 में से 9,000 से ऊपर खाली पड़े हैं। 58% प्रोफेसर्स के पद खाली हैं। अतिथि विद्वानों का सहारा लिया जा रहा है। उन अतिथि विद्वानों को हर 2-4-6 महीने में बाहर निकाल देते हैं, वो आंदोलन कर रहे होते हैं बेचारे। ये एजुकेशन सिस्टम है। सर, मैं ये जानना चाहता हूं
क्या गवर्नमेंट के पास फंड की कमी है? आजकल बहुत ज्यादा कॉस्टली हो गया है हेल्थ का सेक्टर और एजुकेशन का, ये वजह है? विजन नहीं है गवर्नमेंट के पास या संसाधन नहीं है? और अगर मैं प्राइवेट सेक्टर को एक पल के लिए हटा दूं सर, तो क्या हमारा समाज रिलाय कर सकता है हमारे गवर्नमेंट के, चाहे एजुकेशन सिस्टम हो या हेल्थ सेक्टर? अभिलाष जी, आप प्राइवेट गवर्नमेंट में क्यों खेलते हैं? शिक्षा शिक्षा है, प्राइवेट कराए या गवर्नमेंट कराए जी। आप देखो जो भी डेवलप्ड कंट्रियां हैं वहां पर गवर्नमेंट खेलती ही नहीं है, वो तो प्राइवेट पे विश्वास करती है। आज हम प्राइवेट है, मैं आज प्राइवेट यूनिवर्सिटी एसोसिएशन का अध्यक्ष हूँ मध्य प्रदेश का, तो हमारी 53 प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। आप उन पे विश्वास करिए ना, आप मॉनिटर करिए, पर उनको फ्री हैंड दीजिए। मैं सरकार से हमेशा ये रिक्वेस्ट करता हूँ, आप जो ये भेदभाव क्या सरकारी है, मैं बोलता सरकार चलाई क्यों रही है, वो चलवाए चलाना, मतलब आप एडमिनिस्ट्रेशन का काम करो, मैनेजमेंट काम करो। आप कोई सी वर्ल्ड की जो भी डेवलप कंट्री, अमेरिका देख लो, वहाँ पर गवर्नमेंट चलवाती है, सब प्राइवेट, स्टैनफोर्ड है, जितनी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी सब प्राइवेट है। हमारे यहाँ क्या थोड़ा सा भेदभाव होता है, गवर्नमेंट के साथ बहुत सारे नॉर्म्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इसलिए वो रिक्रूटमेंट नहीं हो पाता। प्राइवेट में एज अ मैसेज यूनिवर्सिटी चांसलर हूँ, मेरे को अच्छे लगी फैकल्टी। जैसे आज ही मैं एक समिट में गया था एजुकेशन, वहाँ मुझे 2 फैकल्टी बहुत अच्छी लगी, दूसरे इंस्टीट्यूशन में काम कर रही थी कहीं, मैंने उनको वही ऑफर दिया कि मेरा बॉस क्या है, तो बोले सर ऐसा ऐसा। मैंने तुम आना चाहोगे? मैं हाँ सर, भोपाल में तो मेरा परिवार रहता है। तो मैंने कहा तुम लखनऊ में बैठे हो, आ जाओ भोपाल। बोले सर मैं कल आ जाता हूँ। हाँ मैंने कल आ जाओ। डिसीजन मेकिंग ईजी होती है, डिसीजन मेकिंग ईजी होती है, हमारे हाथ में जो सही है उसको हम एलिवेट कर देते हैं, जो गलत है उसको दंड भी देते हैं। सरकार में ऐसा होता नहीं है। तो सरकार से तो मेरी यही रिक्वेस्ट है, आप मत पड़ो चक्करों में। जैसा भी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है सही है, आप सरकार को खुद नहीं चलाना चाहिए, दे दें अभी। और जो भी यूनिवर्सिटीज़ है उनको विथ गवर्नेंस, विथ मतलब आपके पास कंट्रोल होना चाहिए, चेकिंग अथॉरिटी हो और कड़क दंड हो गलत कर रहे हैं। और जहां भी हमने देश में ये चीजें की हैं वहां पर बहुत अच्छे रिजल्ट भी रहे। पूरा वर्ल्ड उदाहरण, पूरा वर्ल्ड का उदाहरण है कि रिजल्ट आते हैं, परंतु थोड़ा सा विश्वास करो आप। हमारा थोड़ा ये भेदभाव अभी भी खत्म नहीं हो रहा है। अगर आप प्राइवेट नहीं होते तो अभी कितनी यूनिवर्सिटी, अभी आपने जो डाटा दिखाया, जैसे प्राइवेट में 56 है, गवर्नमेंट में 11-12 यूनिवर्सिटी है। अगर नहीं होती तो क्या होता? और आप दे दो और खोलने दो, नॉर्म्स कड़क कर दो। हम ये नहीं कहते कोई कंट्रोल करो, और जो फर्जीवाड़ा करे उसको बहुत बड़ा दंड दो, छोटा दंड नहीं। ठीक, जैसे आपने एक बार पिक्चर देखी होगी कि एक ट्रैफिक पुलिस, एक नया सीएम बना, पिक्चर थी कि उसने बोला साहब हेलमेट नहीं लगाया तो 200 रुपये फाइन, बोला साहब इसको 2000 कर दो, बोले साहब लाइसेंस नहीं है 1000 फाइन, 10,000 कर दो। मतलब माहौल एकदम वैसा कर दो, स्ट्रिक्टनेस, तो चीजें बदल जाएंगी। थोड़ा भरोसा करो प्राइवेट। हम तो मानते हैं, मैं तो गवर्नमेंट के जो भी लोग होते हैं, बीजेपी से जुड़े लोग होते हैं, मैं उनसे यही कहता हूं कि आप सिस्टम को रूल तो करना चाहते हैं, पर आप सिस्टम को ओन करना नहीं चाहते। दिक्कत यही है, आप सिस्टम ओन कीजिए, रूल किसी और को करने दीजिए, उस पर आप निगरानी कीजिए कि ठीक है हम देख रहे हैं, आप कीजिए।